तुमने तो बिल्कुल मेरी तस्वीर उतार कर रख दी। तुम तो वाकई बहुत ही अच्छे चित्रकार हो। तुम्हें तो केशव नगर के महाराज विक्रम के महल में होना चाहिए। नहीं, मुझे जंगल में रहकर ही शांति मिलती है। मुझे महल में जाने का कोई शौक नहीं। राहगीर कुछ मुद्राएं आदित्य को पकड़ाता हुआ वहां से चला गया। आदित्य खुश होते हुए अपने गांव पहुंचा ही था कि तभी मुखिया आदित्य से बोला, कैसे हो आदित्य? लगता है आज तुम्हारी आमदनी अच्छी हुई। सब ईश्वर की कृपा है मुखिया जी। मैं मनुष्य के चित्र बनाता हूँ और उसके बदले वो खुश होकर मुझे कुछ मुद्राएं दे देते हैं। आदित्य, चित्र बनाने की जो प्रतिभा तुम्हारे अंदर है, विश्वास करो, ये प्रतिभा इस संसार में केवल कुछ ही लोगों के पास होती है। मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम्हारी ये प्रतिभा महाराज तक जरूर पहुंचेगी। आदित्य मुस्कुराता हुआ अपने घर की ओर चला गया। अगली सुबह जब आदित्य सोकर उठा तो अपने दरवाजे पर राजा विक्रम के पुत्र राजकुमार अशोक को देखकर वह बुरी तरह से चौंक पड़ा। राजकुमार, आप इस गरीब के घर पर? हमने जब तुम्हारे बनाए हुए चित्र को देखा, हम स्वयं को यहाँ आने से रोक नहीं पाए। हम अपनी आंखों से स्वयं उस प्रतिभाशील चित्रकार को देखना चाहते थे जिसने अपनी कला से हमें चकित कर दिया। ये तो आपका बड़प्पन है राजकुमार, बड़प्पन नहीं आदित्य, ये सच बात है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे पास एक बहुत ही खास काम से आया हूँ। कैसा काम राजकुमार? आदित्य, हम तुम्हारी प्रतिभा को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तो सच बात कहें तो हम तुमसे एक चित्र बनवाना चाहते हैं। राजकुमार की बात सुनकर आदित्य खुश होता हुआ बोला, जैसी आपकी इच्छा राजकुमार। मैं आपका इतना सुंदर चित्र बना दूंगा कि आप देखकर ही प्रसन्नता से झूम उठेंगे। ठहरो आदित्य, मैं यहाँ पर अपना चित्र बनवाने के लिए नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कल्पना से एक ऐसी सुंदर लड़की का चित्र बनाओ जिसे देखकर हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाए। जैसी आपकी इच्छा राजकुमार। राजकुमार अशोक आदित्य के घर बिछी हुई चारपाई पर बैठ गया और आदित्य अपनी कल्पना से एक सुंदर लड़की का चित्र बनाने लगा। कुछ देर में आदित्य ने एक बहुत ही सुंदर लड़की का चित्र बना दिया जिसे देखकर वो खुद आश्चर्य में पड़ गया। राजकुमार उस लड़की की तस्वीर को देखते हुए बोला, तुमने तो ऐसा चित्र बनाया है आदित्य जिसने मेरा मन मोह लिया है। इस लड़की को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये पृथ्वी की वासी होगी। ये तो कोई परी या अप्सरा मालूम होती है। हम तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। इतना बोलकर राजकुमार ने एक स्वर्ण मुद्राओं की थैली आदित्य को पकड़ा दी और तस्वीर को लेकर वहां से चला गया। राजकुमार के जाते ही आदित्य अपने आप से बोला, जिस लड़की के चित्र को मैंने बनाया है, सच तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने उसे कहीं देखा है, जैसे मैं उसे बहुत ही करीब से जानता हूँ। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कुछ क्षण बाद आदित्य ने इस विचार को अपने दिमाग से झटका दिया और चारपाई पर लेटकर सो गया। अगले ही पल आदित्य की आंख खुल गई, मगर सामने के दृश्य को देखकर आदित्य आश्चर्य में पड़ गया। आदित्य ने देखा कि वह अपने घर पर नहीं बल्कि एक सुंदर जंगल में था। ये कैसे हो सकता है? जहाँ तक मैं जानता हूँ तो मैं तो अपने घर पर सोया था, अचानक से मैं जंगल में कैसे आ गया? तभी आदित्य के कानों में सुंदर स्त्री की आवाज टकराई, मेरी ओर देखो आदित्य। आदित्य ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसके सामने वही सुंदर स्त्री खड़ी हुई थी जिसकी उसने तस्वीर बनाकर राजकुमार को दी थी। ये कैसे संभव हो सकता है? तुम तो मेरी कल्पना हो और कल्पनाएं कभी वास्तविक नहीं होती हैं। मैं तुम्हारी कल्पना नहीं हूँ आदित्य, तुम मुझे जानते हो। मुझे याद करने की कोशिश करो और मुझे आजाद करो। उस सुंदर लड़की ने इतना कहा ही था कि तभी आदित्य की आंख अचानक खुल गई। ये कैसे हो सकता है? क्या मैं सपना देख रहा था? बड़ा ही अजीब सपना था। ऐसा लग रहा था जैसे वो नहीं बल्कि हकीकत में, वास्तविकता में मैं सुंदर जंगल में था। उस दिन के बाद आदित्य को वही सपना बार बार आने लगा। बार बार एक ही सपना आने से आदित्य चिंतित हो उठा और एक दिन वो अपने गांव के मुखिया से सपने के बारे में बताता हुआ बोला, पता नहीं मुखिया जी, मेरे साथ क्या हो रहा है। जब से मैंने उस सुंदर लड़की के चित्र को राजकुमार अशोक को बना कर दिया है,
तब से वही सुंदर लड़की मेरे सपनों में बार बार आ रही है। आदित्य की बात सुनकर मुखिया गंभीरता से बोला, अगर वो सुंदर लड़की एक ही बार तुम्हारे सपने में आती तो कोई चिंता का विषय नहीं था, लेकिन उसका बार बार आना किसी रहस्य का संकेत है। मुझे लगता है कि तुम्हें साधु महाराज से इस सपने के बारे में चर्चा करके देखनी चाहिए। आखिर उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। दरअसल आदित्य एक अनाथ था। उसकी परवरिश गांव के रहने वाले एक साधु ने की थी, जो अब जंगल में तपस्या कर रहे थे। आदित्य मुखिया से बोला, आप सही कहते हैं मुखिया जी, मुझे साधु महाराज से इस बारे में बात करनी चाहिए। आदित्य उसी जंगल की ओर चला गया। कुछ देर में वह एक वृक्ष के पास खड़ा था। उस वृक्ष के नीचे एक साधु आंख बंद किए हुए बैठे थे। अचानक वह साधु आंखें खोलते हुए आदित्य की ओर देखकर बोले, क्या हुआ आदित्य, तुम्हारे चेहरे पर ये चिंता क्यों झलक रही है? साधु महाराज, मुझे यही सपना बार बार आ रहा है। आदित्य की बात सुनकर अचानक साधु के चेहरे पर गंभीरता झलकने लगी और वह आदित्य से बोले, तुम्हारे सपने का बार बार आना एक रहस्य का संकेत है आदित्य, परंतु तुम चिंता मत करो। वो जो भी रहस्य है, अभी उसके खुलने का समय नहीं आया। तुम कुछ दिन और इंतजार करो, समय आने पर सारे रहस्य खुलकर सामने आ जाएंगे। साधु महाराज की बात सुनकर आदित्य चुपचाप अपने घर चला गया। इधर राजकुमार अशोक अपने कक्ष में आदित्य के द्वारा बनाई गई सुंदर लड़की के चित्र में खोया हुआ था कि तभी वहां पर उसका पिता राजा विक्रम आ पहुंचा। तुम्हें कितनी बार कहा है कि कभी कभी राज दरबार में भी समय दिया करो। आखिर इस राज्य के अगले होने वाले राजा हो तुम, और ये तुम क्या देख रहे हो? इतना बोलकर राजा विक्रम उस तस्वीर के पास आ पहुंचा, मगर अचानक उस तस्वीर को देखकर राजा विक्रम की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। राजा विक्रम अपने पुत्र राजकुमार अशोक से बोला, अशोक, ये तस्वीर किसने बनाई है? पिताजी, हमारे राज्य में एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक चित्रकार है। ये तस्वीर उसी ने अपनी कल्पना से बनाई है। अशोक, इस तस्वीर को अभी फाड़ कर फेंक दो। अशोक, तुम नहीं जानते इस तस्वीर में लड़की कौन है। यह सुनकर राजकुमार अशोक बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, पिताजी, आपके चेहरे पर ये डर क्यों झलक रहा है? आखिर क्या रहस्य है इस लड़की का? अपने बेटे की बात सुनकर राजा विक्रम रहस्यमय अंदाज में अशोक से बोला, तुम अपनी माँ के बारे में क्या जानते हो? वही जो मुझे बचपन से बताया गया है कि मेरी माँ मुझे जन्म देते ही इस संसार को छोड़कर चली गई थी। नहीं अशोक, ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, आओ मेरे साथ। राजा विक्रम अशोक को अपने महल के एक गुप्त कक्ष की ओर ले गया जो बरसों से बंद पड़ा था। उस कक्ष को देखकर राजकुमार अशोक चौंकता हुआ अपने पिता राजा विक्रम से बोला, पिताजी, ये कक्ष तो वर्षों से बंद पड़ा है। इस कक्ष में आने की तो किसी की इजाजत ही नहीं है। यहाँ तक कि आपने मुझे भी इस कक्ष के पास खड़े होने से मना किया है। समय आ गया है कि अब तुम्हें सच्चाई बता दी जाए। अशोक ने देखा कि उस कक्ष के अंदर एक बहुत ही सुंदर स्त्री की मूर्ति रखी हुई थी। अशोक अपने पिता से बोला, ये कौन है पिताजी? अशोक, ये तुम्हारी माँ है। यह सुनकर अशोक बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो पत्थर की मूर्ति है। यह पत्थर की मूर्ति किसी जमाने में इंसान हुआ करती थी। वर्षों पहले की बात है, जब तुम केवल 1 माह के थे। मैं अपने महल की छत पर टहल रहा था कि तभी महल के ऊपर मुझे एक बहुत सुंदर स्त्री दिखाई दी। न जाने उस सुंदर स्त्री के चेहरे में ऐसा क्या था कि मेरे कदम उसकी ओर खींचे चले गए और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मगर जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसने क्रोधित होते हुए मुझे धक्का दे दिया और गुस्से से मेरी ओर देखकर बोली, तूने मुझे स्पर्श करके मुझे अपवित्र कर दिया है। मानव, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अब किसी भी स्त्री को पत्नी के रूप में स्पर्श नहीं कर पाएगा। तेरी पत्नी भी पत्थर की बन जाएगी और अगर तूने दूसरा विवाह किया तो वो भी पत्थर की बन जाएगी। इतना बोलकर वो सुंदर स्त्री रंग बिरंगी किरणों से गायब हो गई। जानते हो वो स्त्री कौन थी? कौन थी? जिसकी तस्वीर तुम निहार रहे थे। राजा विक्रम की बात सुनकर अशोक के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। राजकुमार अशोक इस समय महल से बाहर निकल गया।
और उसने अपने घोड़े का रुख आदित्य के गांव की ओर कर लिया। कुछ ही देर में राजकुमार अशोक आदित्य के घर के अंदर खड़ा हुआ था। राजकुमार अशोक को देखकर आदित्य बुरी तरह से चौंक उठा। राजकुमार आप? राजकुमार अशोक आदित्य को सारी घटना बताते हुए बोला। अब मुझे बताओ आदित्य कि तुमने उस लड़की को कहाँ देखा है, और अगर तुम उसे जानते हो तो फिर तुम्हें मुझे बताना ही होगा, क्योंकि केवल वो लड़की मेरी माँ को श्राप से मुक्ति दिला सकती है। तुम नहीं जानते आदित्य, मैंने अपना बचपन बगैर माँ के काटा है। मेरी बात का विश्वास कीजिए राजकुमार, जब से मैंने उस लड़की की तस्वीर को बनाया है तब से वो लड़की मुझे सपनों में बार बार दिखाई दे रही है। और रहा उस लड़की को देखने का, तो विश्वास करो मैंने केवल अपनी कल्पना शक्ति से ही उस लड़की की तस्वीर को बनाया था। ये असंभव है आदित्य, कल्पना से बनाई हुई लड़कियां वास्तविकता में नहीं आती। और मेरे पिताजी ने दावा किया है कि जिस लड़की ने मेरी माँ को श्राप दिया था वो वही लड़की है जिसका चित्र तुमने मुझे बना कर दिया है। जिस तरह तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब चाहिए, उसी तरह मुझे भी अपने सवालों के जवाब चाहिए। चलो मेरे साथ। आदित्य उसी समय राजकुमार अशोक को लेकर फिर से साधु महाराज के पास पहुंच गया। राजकुमार अशोक को देखकर साधु के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई और वह आदित्य की ओर देखकर बोले, समय आ गया है आदित्य रहस्य से पर्दा उठाने का। क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जिस लड़की का चित्र अपनी कल्पना से राजकुमार अशोक को बना कर दिया था, वो लड़की वास्तविक में मौजूद है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी है। साधु की बात सुनकर आदित्य के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। साधु महाराज, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। जब मेरा विवाह ही नहीं हुआ तो फिर मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? ये पूरा सच नहीं है आदित्य। सच बताऊं तो कुछ वर्षों पहले तुम मुझे इन्हीं घने जंगलों में बेहोश मिले थे। मैंने अपनी दिव्य आंखों से देखा, फिर तुम इस पृथ्वी लोक के वासी नहीं थे बल्कि परी लोक के वासी थे। मैं तुम्हें बहुत मुश्किल से होश में लाने में कामयाब हो पाया, और जब तुम होश में आए तुम्हें कुछ याद नहीं था। तुम्हारा दिमाग एक नवजात शिशु की तरह था। मैं समझ गया कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने गांव लेकर आ गया और तुम्हें अभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि तुम पृथ्वी लोक के वासी नहीं हो। अगर मैं पृथ्वी लोक का वासी नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? तुम्हें गांव में लाने के बाद मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद मुझे पता लगा कि पृथ्वी पर एक बहुत ही खतरनाक जादूगर अमर होने के लिए एक काली तंत्र विद्या कर रहा था। उस काली तंत्र विद्या की प्रक्रिया के अनुसार उसे परी लोक से एक परी का अपहरण करके पृथ्वी लोक आना था, और उस जादूगर ने ठीक वैसा ही किया। अपनी काली शक्तियों से वो परी लोक में पहुंच गया और वहां परियों की रानी सुलेखा को वो यहाँ लाने में कामयाब हो गया और उसे बंदी बना लिया। जब तुम्हें इस बात का पता लगा कि तुम्हारी पत्नी को पृथ्वी लोक का वासी जादूगर अपहरण करके ले गया है, तब तुम पृथ्वी पर आए। तुम्हारा और जादूगर से युद्ध हुआ और तुमने अपनी पत्नी को आजाद कर लिया, मगर युद्ध में तुम बुरी तरह से घायल हो गए। तुम्हारी पत्नी अपने जादू की शक्ति से तुम्हें बेहोश की हालत में घने जंगलों तक ले आई। उसे तुम्हारे लिए पृथ्वी लोक पर एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश थी, और वो सुरक्षित ठिकाने को तलाशने के लिए एक महल तक पहुंच गई, मगर महल में राजा विक्रम उस परी को स्पर्श करने की गलती कर बैठा। स्पर्श करने के बाद उस परी की आधी शक्ति चली गई। अब वो अपने परलोक वापस नहीं जा सकती थी। उसने राजा को श्राप दे दिया। जादूगर ने सुलेखा का फिर से अपहरण कर लिया, मगर तुम मुझे मिल गए। वो जादूगर लगातार 20 वर्षों तक एक काली सिद्धि कर रहा था। कल अमावस की रात है। कल की रात वो तुम्हारी पत्नी सुलेखा की बलि दे देगा। उसे ऐसा करने से रोकना होगा। तुम्हें उस जादूगर का अंत करना होगा आदित्य। जैसे ही तुम उस जादूगर का अंत करोगे,
तुम्हारी याददाश्त और तुम्हारी शक्तियां वापस मिल जाएंगी और तुम्हारी पत्नी की खोई हुई शक्तियां भी वापस आ जाएंगी। साधु ने इतना बोला ही था कि तभी साधु के हाथ में रंग बिरंगी किरणों से चमकता हुआ एक चांदी का खंजर आ गया। साधु खंजर को आदित्य को पकड़ाते हुए बोला, वो जादूगर तुम्हें इसी घने जंगल में स्थित एक तालाब के अंदर मिलेगा। वो तालाब सुनहरे रंग की किरणों से चमकता है। तुम्हें बगैर देरी किए उस तालाब के अंदर कूद जाना है। जैसे ही तुम उस तालाब के अंदर कूदोगे, जादूगर के महल में पहुंच जाओगे। याद रखना, तुम्हें उस जादूगर पर खंजर से सीधे वार करना होगा। अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो फिर तुम्हारी मौत पक्की है। मैं अपनी पत्नी को उस जादूगर की कैद से छुड़ाकर जरूर लाऊंगा। इतना बोलकर आदित्य राजकुमार से बोला, तुम घर पर जाओ। राजकुमार, अगर मैं अपनी पत्नी को आजाद करने में कामयाब हो गया तो मैं अपनी पत्नी से कहूंगा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है आदित्य। इतना बोलकर राजकुमार अशोक अपने महल चला गया और आदित्य घने जंगलों की ओर चला गया। कुछ ही देर के बाद वह एक ऐसे तालाब के सामने खड़ा था जो रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था। आदित्य ने उस तालाब के अंदर छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही आदित्य ने अपने आप को एक महल में पाया। उस महल में सुलेखा उदास बैठी थी। अचानक वह आदित्य की ओर देखकर बोली, मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। तभी वहां पर एक काला धुआं फैलने लगा। अगले ही पल उस काले धुएं ने एक खतरनाक दिखने वाले जादूगर की आकृति धारण कर ली। जादूगर आदित्य की ओर देखकर बोला, वर्षों पहले तू अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया था। मैंने तुझे बहुत ढूंढा लेकिन तू नहीं मिला। लेकिन अब तू आ ही गया है तो फिर तेरी मौत पक्की है। इस बार तुम्हारी मौत पक्की है। इतना बोलकर आदित्य ने बगैर देरी किए हुए चांदी के खंजर से सीधा वार जादूगर के ऊपर कर दिया। जैसे ही चांदी के खंजर में जादूगर के शरीर को स्पर्श किया, जादूगर के शरीर में आग लग गई और कुछ ही देर में वह जलकर राख हो गया। अगले ही पल आदित्य को सब कुछ याद आ गया। आदित्य अपनी पत्नी सुलेखा की ओर देखकर बोला, मुझे सब कुछ याद आ गया सुलेखा, और मेरी शक्ति अभी वापस आ गई है। चलो यहाँ से चलते हैं। आदित्य ने अपनी पत्नी सुरेखा का हाथ पकड़ा और वह रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया और सीधे साधु महाराज के पास पहुंच गया। आखिरकार तुम कामयाब हो ही गए आदित्य। अब तुम अपनी पत्नी को राजा विक्रम के महल में ले जाओ और तुमने जो अशोक को वचन दिया है उसे निभाओ। आदित्य ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी सुलेखा का फिर से हाथ पकड़ लिया और रंग बिरंगी किरणों से वहां से गायब हो गया और सीधा राजा विक्रम के महल में पहुंच गया। अपने महल में आदित्य और उस सुंदर लड़की को प्रकट होते देख अशोक बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी वहां पर राजा विक्रम आ पहुंचा और सुलेखा की ओर देख कर बोला, मुझे क्षमा कर दो सुंदर स्त्री, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैं अपना श्राप वापस लेने आई हूँ। मैं अपना श्राप वापस लेती हूँ।